उससे पहले थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के गुर सीख लेते हैं और थोड़ी सी प्लानिंग की बातचीत कर लेते हैं। और आज हम बातचीत कर लेंगे अर्ली रिटायरमेंट की। अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग करना कितना ज़रूरी है, कैसे आप ये प्लान कर सकते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। तो आमतौर पे मिस्टर रुंगटा, रिटायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिसको लीस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी उनके बच्चे, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, घर, गाड़ी, ये तमाम सपने पूरा करना होता है। बट रिटायरमेंट प्लानिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करनी चाहिए? वेल दीपाली, आपने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज पिक किया है, वो है रिटायरमेंट का। देखिए दीपाली, हमें समझना होगा कि हर इंसान एक वक्त पे जाके रिटायर होगा। रिटायरमेंट एक डेफिनेट इवेंट है। हम ये नहीं कहते कि आप काम नहीं करना चाहते, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई इंसान फिजिकली काम करने की कैपेबिलिटी में नहीं रहता, लेकिन खर्चे हमारे चलते रहते हैं। तो रिटायरमेंट क्या होता है? वो पीरियड होता है जहां पे आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाती है। और एक्टिव इनकम मतलब आपकी प्रोफेशनल इनकम या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, सैलरी है आपकी, वो बंद हो जाएगी। तो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम रहेगी वो पैसिव इनकम रहेगी, जहां पे आपको आपके इन्वेस्टमेंट या कोई और, जहां पे आप अपनी सर्विसेज नहीं देते हैं और आपको इनकम आती है, क्योंकि खर्चे आपके चलते हैं। तो रिटायरमेंट एक डेफिनेट गोल है जो हर इंसान के होने ही वाला है। अब ये सवाल होता है कि आप इसकी प्लानिंग क्यों जितना जल्दी करें उतना बेटर है। क्योंकि देखिए, रिटायरमेंट में दो फेज होता है। एक है अक्यूमुलेशन फेज, जब आप पैसे जमा करते हैं, और एक है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब आपको उन पैसों पे जो रिटर्न या वो पैसे आप यूज करते हैं आपके पोस्ट रिटायरमेंट के लिए। तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना लंबा पीरियड आपके पास होता है जहां पे आप अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो जितना लंबा अक्यूमुलेशन पीरियड, उतनी कम राशि आपको अपनी जेब से देना है। और जितना कम आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेस होगा, उतनी आपकी कॉर्पस रिक्वायरमेंट कम होगी। तो जितना जल्दी शुरू करें, ऑब्वियसली वो आपके लिए बेटर होगा। ओके अच्छा मिस्टर रुंगटा, अगर हम एज के हिसाब से रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें तो दो तीन चीज़ें समझना चाहेंगे कि अगर हम यंग हैं, 25 से 30 साल के ब्रैकेट में हैं, तो हमें आइडियली कितना अमाउंट रखना चाहिए अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। अगर हम क्लोजर टू रिटायरमेंट आ चुके हैं, यानी फॉर इंस्टेंस अगर 45 साल की उम्र है या 50 साल की उम्र है, तो कैसे प्लान करें। तो अलग अलग एज ब्रैकेट के हिसाब से अगर आज से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करनी हो तो किन बातों का ख्याल रखना है और किस तरीके से शुरुआत करनी है? दीपाली, देखिए, अगर हम एक स्टैंडर्ड रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, जो है मान लीजिए 58 या 60 ईयर्स की उम्र में जो रिटायर होते हैं, वो अगर स्टैंडर्ड रिटायरमेंट एज ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास जो अक्यूमुलेशन पीरियड होता है, मान लीजिए आप 25 साल की उम्र में काम करना शुरू करते हैं, तो आपके पास काफी लंबा अरसा होता है। तो हम ये कहते हैं कि आप जब आपकी पहली सैलरी आती है या पहली इनकम आप कमाते हैं, उस समय से आप रिटायरमेंट के लिए सोचना शुरू कर दें, क्योंकि जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। अब एक ट्रेंड जो है, और जो आपने पूछा था पहले कि भाई एक अर्ली रिटायरमेंट एक टॉपिक की अगर हम बात करें, तो आज की तारीख में कई लोग ऐसे हैं जो अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, जो 45 या 50 में बोलते हैं कि मैं रिटायर हो जाना चाहता हूँ, फिर अपनी हॉबीज परस्यू करना चाहते हैं। तो उनके लिए समझना होगा कि जो अक्यूमुलेशन पीरियड की मैंने बात की थी वो कम हो गई, जो आप जमा करते हैं वो पीरियड कम है, और डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड, जो आप पैसों को यूज करना चाहेंगे उसके बाद, वो बढ़ गया, क्योंकि आप रिटायर्ड लाइफ लंबी हो गई और अक्यूमुलेशन पीरियड कम हो गया। उदाहरण के रूप में बताता हूं, जैसे आपने पूछा कि जो 25 से 30 साल के हैं और अगर वो 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं, अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो सिंपल नंबर्स ले लो, अजम्पशन हम ये लेंगे कि आप 50,000 रुपए आज की तारीख में आपके खर्चे हैं, तो आप चाहते हैं कि उतना आप मैनेज करें पोस्ट रिटायरमेंट। इन्फ्लेशन रेट जो खर्चे हैं, जैसे मैंने कहा 50,000 आज की तारीख है, तो इन्फ्लेशन हम लेते हैं कि 7% से, अगर 7% से कॉस्ट बढ़ते रहता है। प्री रिटायरमेंट रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी होगी आपकी कॉर्पस से? करीबन 14%। पोस्ट रिटायरमेंट जो आपका कॉर्पस जनरेट करेगा, हम अज्यूम करते हैं अराउंड 7%। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 80 ईयर्स। ये अगर हम आंकड़े लेते हैं, ये अगर अजम्पशंस लेते हैं, तो एक अगर 25 साल का युवक है या इंसान है जो इन्वेस्ट करना चाहता है अपने रिटायरमेंट के लिए, और 50,000 इक्विवेलेंट चाहता है हर महीने पोस्ट रिटायरमेंट, तो 40,000 रुपीज उन्हें हर महीने का जमा करना होगा। अगर 30 साल हो जाते हैं, मतलब आप 5 साल डिले करते हैं और शुरू लेट करते हैं, तो करीबन 58,000 रुपीज आपको हर महीने का जमा करना होगा। यही चीज आप अगर 40 में शुरू करेंगे तो करीबन आपको 1.45 लाख आपको हर महीने का जमा करना होगा। और अगर 45 हो गया और रिटायर 50 में हो रहे, तो ऑब्वियसली आपके पास अक्यूमुलेशन पीरियड 3 साल का ही या 5 साल का ही है, तो आपको हर महीने का करीबन 3 लाख रुपया जमा करना होगा। तो क्लियर है ये चार्ट से, ये टेबल से
कि जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा और आप अच्छा अक्यूमुलेशन कर पाएंगे अपने रिटायरमेंट की। ओके, चलिए, तो कई बातें आपको बताई गई हैं और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हो, ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करें, फिर चाहे वो रिटायरमेंट की ही प्लानिंग क्यों ना हो, उसमें इन्फ्लेशन को ज़रूर ध्यान में रखें और उस हिसाब से अपने गोल को डिफाइन करें और आज से अभी से इसकी शुरुआत करें। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए आप क्वेश्चंस को ले लेते हैं शो में। और पहले कॉलर हमारे साथ अमित कुमार हैं चंडीगढ़ से। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार मैम। मैम मेरी 6 SIP चल रही है मैम। एक SBI स्मॉल कैप में 5000 जिसमें मैंने 10% स्टेप अप डाला हुआ है। मीराई एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप में 2500, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 5000, उसमें भी मैंने स्टेप अप का ऑप्शन डाला हुआ है। कोटक एमर्जिंग में 5000, मिराई टैक्स सेवर और कोनेरा रोबेको टैक्स सेवर में 6,000 की मैम। तो मैंने कुछ टारगेट्स डिसाइड किए हैं मैम, हालांकि वो थोड़े कंजर्वेटिव साइड में है। तो मेरी ये जानना चाह रहा था क्या मेरे टारगेट है वो अचीव हो सकते हैं, या फिर जैसे मेरे को मतलब इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो क्या मैक्सिमम इतना ही मैं कंटिन्यू रखूं तो कितना एक्यूमुलेट मेरा हो सकता है मैम? मेरा टारगेट पहला है, मेरे को 2026 में 8 लाख रिडीम करवाने पड़ेंगे, 2036 में 30 लाख प्लस मैम मेरे को 2032 से 36 के बीच में 1.8 करोड़ और 2042 में 30 लाख। हालांकि ये मतलब थोड़ी सी राय जाननी थी। ठीक है, पूछ लेते हैं। तो इनका पोर्टफोलियो दिखा देते हैं पहले तो। आपने सुना जैसे कि मिस्टर रुंगटा, इनके पास 6 म्यूचुअल फंड्स है जिसमें टैक्स सेवर हैं 2, एक इक्विटी फंड है, एक फ्लेक्सी कैप है, एक स्मॉल कैप और एक इमर्जिंग ब्लू चिप है। और जो टोटल SIP इनकी चल रही है इस समय वो यानी इन सभी फंड्स में 2500 से लेकर 6000 की SIP कर रहे हैं। टारगेट्स इनके काफ़ी सारे हैं। 2026 में इनको कार लेनी है 8 लाख, 36 में 30 लाख का घर का टारगेट है, 38 में बच्चे की पढ़ाई के लिए 2 करोड़ ऑलमोस्ट, और 2042 में बच्चे की शादी के लिए 30 लाख। तो ये है इनका पोर्टफोलियो और फिलहाल जो इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 2 लाख के आसपास की है। तो गोल्स काफ़ी सारे हैं। पहले तो पोर्टफोलियो बताइए कैसा लगा इनको और फिर एक एक करके गोल पर कमेंट्स। वेल दीपाली, इनफैक्ट मैं इनके अप्रोच पे कमेंट पहले करना चाहूंगा कि इन्होंने इतनी अच्छी तरह अपनी प्लानिंग की है। इसमें जो फाइनेंशियल प्लानिंग के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो बोलते हैं ना कि क्या बनता है एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान, तो उस हिसाब से इनके प्लान में सारी अच्छी चीजें हैं। तो पहली बात, इनका क्लियर टाइमलाइन है हर एक गोल का कि इन्हें कब पैसे चाहिए और कितने पैसे चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आर्टिकुलेट कर रखा है और एक अंदाजा बना रखा है और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए बनाया है। तो ये नहीं कि आज की कॉस्ट ले ली। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अप्रोच। दूसरा जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वो है स्टेप अप किया है। तो हर एक SIP में इन्होंने 10% स्टेप अप किया कि जैसे आमदनी बढ़ती है हर साल आपका SIP अमाउंट बढ़ते रहेगा। इसका बहुत बड़ा फायदा होता है आगे जाते हुए। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। जो MS की जो इन्होंने स्कीम्स ले रखी है, जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ले रखी है, वो स्कीम्स की बहुत अच्छी तरह एलोकेट किया है डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई भी फिलहाल बदलाव करने की जरूरत है। जहां तक बात है इनके लक्ष्यों का, जो उन्होंने 4-5 लक्ष्य बना रखे हैं, तो जो जिस तरह से इन्होंने अप्रोच किया है अपने SIPs को, जो बढ़ा रहे हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इनके जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि इनके जो 2 लक्ष्य है, गाड़ी लेना और एक एजुकेशन लोन का, एजुकेशन जो रिक्वायरमेंट है, इनके पास एक ऑप्शन है कि वो लोन के रूप में भी आगे जाते हुए ले सकते हैं। पूरा अमाउंट लोन के रूप में नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन अगर पार्ट जो फंडिंग करना चाहते हैं तो लोन भी इन्हें उन चीजों के लिए मिल जाएगा। सो आई थिंक फिलहाल इन्हें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये कंटिन्यू करें इसी तरह, और जैसे इनके लक्ष्य पास आते हैं तब वो इवेल्युएट करेंगे टोटल कॉर्पस कितना इकट्ठा हुआ है। और जैसे कार इनके पहली लेनी है, तो कार का जब लक्ष्य पूरा होने आएगा तब ये डिसाइड करेंगे कितना इन्हें लोन के रूप में लेना और कितना उस फंड में से रिडीम करें। तो इस तरह से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इनके सारे गोल्स आगे जाते हुए पूरे हो जाएंगे। तो कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अमित जी, आप कंटिन्यू करें और इन्हीं फंड्स में बने रहें।